जब सारी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, ट्रम्प चाचा कुछ और ही प्लान कर रहे थे। 3 जनवरी को उन्होंने वेनेजुएला को नए साल का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। यूएस मिलिट्री ने रात के अंधेरे में वेनेजुएला पर अटैक कर उनके प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उनके घर से अगवा कर यूएस की जेल में डाल दिया। इस अटैक में लगभग 110 लोगों की जान गई है। यूएस आर्म्ड फोर्सेस की टीम ने सबसे पहले वेनेजुएला की राजधानी कैराकस की पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट ऑफ की और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। इस अटैक में यूएस आर्म्ड फोर्सेस ने ऐसे वेपन का इस्तेमाल किया है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अटैक के बाद प्रेसिडेंट मादुरो की सिक्योरिटी फोर्सेस को समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। धमाके के बाद उनके सिर में एक्सट्रीम पेन होने लगा, जैसा उनका सिर एक्सप्लोड हो जाएगा। उनके नोज से ब्लीडिंग होने लगी और ब्लड वोमिटिंग करने लगे। ऐसा कहा गया है कि उस धमाके से ऐसी फ्रिक्वेंसी क्रिएट हुई होगी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर दिया होगा, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो गई होगी। वेनेजुएला का लोकेशन साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में आता है, बट अमेरिका के आर्म्ड फोर्सेस का कैरेबियन आइलैंड में तैनाती बढ़ाना इस बात का सूचक था कि वो वेनेजुएला पर अटैक करने वाला है। प्रेसिडेंट को अगवा करने के बाद वेनेजुएला की फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगीज को वेनेजुएला का नया इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ट्रम्प द्वारा आरोप लगाया गया है कि मादुरो ने यूएस में ड्रग सप्लाई का रैकेट संभाल रखा है, बट एक्चुअल में ड्रग सप्लाई एंड कंट्रोल ये मैक्सिको द्वारा किया जाता है, जो गोल्डन ट्रायंगल के थ्रू सर्कुलेट होता है। यूएस के शिकागो में फेंटानिल नाम का ड्रग बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जिसके ओवरडोज के कारण डेथ में इंक्रीज बहुत ज़्यादा हुआ है। फेंटानिल एक सीवियर पेन के लिए या फिर एनेस्थेसिया के लिए यूज़ होता है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेन सिग्नल को ब्लॉक करता है, जिससे कि हमें पेन फील ही नहीं होता है और जिसकी वजह से जिसको लेने के बाद हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स और हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। जिसमें रिस्क ये होता है कि हमारी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है और जिसके ओवरडोज से ये इवेंचुअली जो ब्रीदिंग है हमारी रुक जाती है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी फेल्योर जैसे कई सारे केसेस सामने आए। ड्रग्स तो बस एक बहाना था। असल में ट्रम्प चाचा की नज़रें वेनेजुएला के रिसोर्सेज पर हैं, जो कि पेट्रोलियम और गोल्ड रिसोर्सेज हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व लगभग 18% और इसके साथ गोल्ड रिजर्व में 26वें रैंक पर आता है वेनेजुएला। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के ऑल मार्केट के रिपोर्ट के हिसाब से नवंबर में वेनेजुएला ने 8,60,000 बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन रहा है। तो इतने सारे रिसोर्सेस पड़ोसी देश में हैं और ट्रम्प चाचा की नज़र ना पड़े, ये संभव ही नहीं है। इसका हिस्टोरिकल रीज़न भी है, क्योंकि वेनेजुएला और यूएस के बीच में ये तनाव बहुत पहले से ही आ रहा है। साल 1976 में वेनेजुएला की सरकार ने अपने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिसकी वजह से यूएस की कंपनियां और बाकी विश्व की और भी कुछ कंपनियां हैं, वो सारी की सारी वेनेजुएला की जो सरकारी कंपनी है पेट्रोलियोस डी वेनेजुएला के अंडर में आ गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि एक्सन, गल्फ ऑयल, मोबिल जैसी कुछ कंपनियां, जो अमेरिका की भी कुछ कंपनियां थी और कुछ विदेशी कंपनियां थी, उनको वेनेजुएला से ऑयल निकालने में समस्या होने लगी। 2007 में भी वेनेजुएला ने अपनी ऑयल कंपनीज़ को नेशनलाइज किया था, जिस समय प्रेसिडेंट हुगो चैवेज कार्यरत थे, जिन्होंने विदेशी कंपनियों पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। वेनेजुएला पर अटैक और ऑयल रिजर्व को अपने कंट्रोल में रहने की तैयारी ट्रंप ने पहले से ही कर रखी थी। स्पेनिश अमेरिकन वॉर के समय से ही यूएस ने क्यूबा का एक बे लीज पर ले रखा है, जिसका नाम है ग्वांटानामो बे। इस जगह को यूएस ने अपने मिलिट्री बेस के लिए यूटिलाइज कर रखा है और यहीं से यूएस ने साउथ अमेरिकन कंटिनेंट के कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ पर नज़र रखता है। वेनेजुएला पर अटैक के प्लानिंग के तहत यूएस ने कैरेबियन आइलैंड में अपने आर्म्ड फोर्सेस का नंबर बढ़ा दिया था और अपना सबसे विध्वंसकारी नेवल एसेट, जिसका नाम है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट, को एक्टिवेट कर दिया था।
यह यूएस का सबसे पावरफुल नेवल एसेट है। अब आते हैं वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व की कैपेसिटी और वैल्यूएशन पर। वेनेजुएला में 303 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व है, जो कि यूएस से लगभग 5 गुना ज़्यादा है। और इसकी वैल्यूएशन की बात करें, एवरेज अगर हम आज के डेट के हिसाब से देखें तो $57 पर बैरल के हिसाब से टोटल वर्थ हो जाएगा $17.3 ट्रिलियन, जो कि एलन मस्क की प्रॉपर्टी, अभी की करंट प्रॉपर्टी है $749 बिलियन, जिससे कई गुना ज़्यादा है। हम वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ की जीडीपी की बात करें तो 193 कंट्रीज़ में से केवल 21 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी जीडीपी ट्रिलियन डॉलर्स में है, जिसमें से टॉप 5 है यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान एंड इंडिया। इन टॉप 5 में से केवल यूएस और चाइना, इन दोनों की केवल 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी जीडीपी जो ऑयल रिजर्व की वैल्यूएशन है वेनेजुएला की, उससे ज़्यादा है। सारी कंट्रीज़ की जीडीपी वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व के वैल्यूएशन 17.3 ट्रिलियन से कम है, और कम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है। 17.3 ट्रिलियन डॉलर से क्या किया जा सकता है? मार्केट कैप के हिसाब से वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज एनवीडिया, अल्फ़ाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजन, इन सबको एक साथ खरीदा जा सकता है। और इंटरेस्टिंग तरीके से देखें हम अगर, तो आईपीएल की टीम जिसकी टोटल वैल्यूएशन $18 बिलियन है, जिसको लगभग 1000 बार खरीदा जा सकता है। टेस्ला जिसकी वैल्यूएशन $1.35 ट्रिलियन, इसको 12 बार लगभग खरीदा जा सकता है। सैमसंग की वैल्यूएशन $500 बिलियन है, जिसको लगभग 35 बार खरीदा जा सकता है। और नेटफ्लिक्स जिसका वैल्यूएशन $400 बिलियन से, इसको लगभग 44 बार खरीदा जा सकता है। अब आते हैं अगले पक्ष पर। जब इतना बड़ा कांड करके बैठेंगे तो मीडिया तो क्वेश्चन पूछेगी ही, और पूछने पे ट्रम्प चाचा का क्या आंसर है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेगा का स्लोगन दिया है, जो कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने के लिए उन्होंने ये काम किया हुआ है। इनके साथ साथ कुछ इनके चहेते और चापलूस जो हैं, जो सबसे बड़ा चहेता और चापलूस इनका है जेडी विंस, उन्होंने भी ट्विटर पर इनका समर्थन करते हुए वाहवाही की है। कुछ रियल लोग जैसे कि टेलर ग्रीन, जो पहले ट्रम्प के लॉयलिस्ट थे, बट उन्होंने भी इस चीज़ को कंडेम किया है और ट्विटर पे सामने बोला है कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, ये तरीका सही नहीं है। इस तरीके से किसी भी कंट्री पे हम अटैक करके अपना बल प्रदर्शन करते हुए उनके रिसोर्सेज को अपना नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये भी कहा है कि वेनेजुएला उनको 50 मिलियन बैरल्स तेल प्रोवाइड करेंगे, जिसका कॉस्ट होगा $2.8 बिलियन। जो ये प्राइस इन्होंने खुद से ही डिसाइड कर लिया है। एवरेज प्राइस 58 से $60 पर बैरल के हिसाब से चल रहा है, और ये अपने हिसाब से जो कैलकुलेशन ले रहे हैं उसके हिसाब से $56 पर बैरल का कॉस्ट पड़ेगा इनका। एक बैरल में अगर हम देखें तो 159 लीटर्स होते हैं। इस हिसाब से हम 1 लीटर का कॉस्ट अगर निकालेंगे तो $0.35 पर लीटर हो रहा है। उसको अगर इंडियन रुपीज़ में हम देखें तो 32.75 रुपीज़ पर लीटर। बट ये मत सोचिए कि ये इतना सस्ता है, ये क्रूड ऑयल होता है, इससे हमें रिफ़ाइन करके प्योर फॉर्म लाना पड़ता है, उसका यूटिलाइजेशन कर पाते हैं पेट्रोल एंड डीजल के लिए। अब सवाल आता है कि क्या ट्रम्प का ये प्लान काम करेगा? क्या ट्रम्प वेनेजुएला के ऑयल को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे और सही तरीके से चला पाएंगे? इनके हिसाब से लगता है कि हाँ, ये सब कुछ सही कर लेंगे, अमेरिका को फिर से ग्रेट बना लेंगे और ज़्यादा ग्रेट बना लेंगे। बट कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, और उन्होंने वार्न भी किया है, क्लियरली वार्न किया है कि बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा इस प्लान में, और इसकी लागत लगभग बिलियन डॉलर्स में जाएगी, और समय लगभग डेकेड यानी 10 साल जाएगा। तब जाके चीज़ें नॉर्मल हो सकती है और ऑयल आउटपुट में अपलिफ्ट हो पाएगा। बट ट्रम्प चाचा कहाँ किसी के सुनने वाले हैं? उनका तो गोल है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है, तो वो तो करेंगे ही। उनको भी पता है कि ये उनका टेन्योर आखिरी है, इसके बाद वो प्रेसिडेंट नहीं बनने वाले हैं, तो उनकी जो मर्जी वो करेंगे। ऐसे ही अदर कंट्रीज़ पे, इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज़ पे मनमानी टैरिफ का इम्पोजमेंट भी किए हुए हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या करेंगे और क्या बोलेंगे। अब आखिरी पार्ट आता है कि इस घिनौनी हरकत को देखते हुए दूसरी कंट्रीज़ और यूएन, इन लोगों का क्या रिएक्शन है।
तो यूएन का तो पता ही है, यूएन का सबसे बड़ा फंड यूएसए से ही आता है, तो यूएन तो कुछ करेगा ही नहीं। गुटेरेस चाचा बस मीटिंग खेल रहे हैं और बहुत कड़ी निंदा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते, ना कोई स्टेप ले सकते हैं, ना ही उनके हाथ में कोई पावर है, क्योंकि यूएन चलता ही है यूएसए के फंडिंग से ही। इसके अलावा हम अदर कंट्रीज़ के ओपिनियन की बात करें तो कुछ कंट्रीज़ जो यूएसए के चाटुकार हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, लाटविया, इन्होंने बोला है, यूएस के समर्थन में ही बोला है। लाटविया का कहना है कि मादुरो सरकार ने ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया है, ड्रग ट्रैफिकिंग की है और करप्शन किया है। भले वो किया हो या ना किया हो, लेकिन क्योंकि अमेरिका माई बाप है, तो वो जिस रास्ते है उसी रास्ते हैं, और वो सही है तो सही है। और अर्जेंटीना ने तो ओपनली सपोर्ट किया है कि यूएस का डिसीजन सही है, यूएस जो किया वो सही है। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जो यूएस के अगेंस्ट में हैं, जैसे चाइना, क्यूबा, रशिया, कोलंबिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, चिले, पनामा। ये सारी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की हैं। चाइना का कहना है कि यूएस अपना बुलिंग नहीं छोड़ सकता। रशिया ने भी इस आर्म्ड एग्रेशन को क्रिटिसाइज़ किया है। क्यूबा का कहना है कि ये किडनैपिंग केवल लैंड और रिसोर्सेज को ऑक्युपाई करने के लिए था। कोलंबिया भी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया है इस इवेंट को, जबकि कोलंबिया को यूएस का थ्रेट भी है कि इस तरीके का जो वेनेजुएला के साथ हुआ, इसी तरीके का सेम इवेंट कोलंबिया के साथ भी हो सकता है, क्योंकि कोलंबिया में भी रिसोर्सेज हैं, ऑयल हैं, मिनरल है, बट वहाँ भी अच्छा कंट्रोल नहीं है, अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, जिसके कारण प्रेसिडेंट को ओपनली थ्रेट दिया गया है कि वेनेजुएला जैसा अटैक कोलंबिया में भी होगा और फिर से वो कंट्रोल कोलंबिया पर भी लेंगे। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, जिसको हमेशा बीच में रहना होता है, किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं होना होता है, एकदम फ्रेश इमेज क्रिएट करना होता है। यूके ने यूएस के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया ही है, साथ ही मादुरो पर भी आरोप लगाया है कि यह सरकार अच्छे से चलाने में लैग की है और अपने देश के अंदर पॉवर्टी को ख़त्म करने और देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल हो गए। अब प्रश्न ये है कि क्या ये डिसीजन यूएस के द्वारा जो किया गया ये डिसीजन सही था? कुछ कंट्रीज़ ने इनके फेवर में आके उनका सपोर्ट किया है, अप्रिशिएट किया है, कुछ उनके अगेंस्ट में जाके उनके लिए क्रिटिसाइज़ किया है। बट अब इसके बाद चाइना एंड रसिया जैसी कंट्रीज़ को भी फ्री हैंड मिल गया है, क्योंकि वो अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे तो उन पर भी कोई क्वेश्चन अराइज नहीं करेगा, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बीच में नहीं आएगा। अब चाइना भी साउथ चाइना सी में अपना परचम लहराएगा और फिलीपींस और आसपास के देशों में डर का माहौल फैल जाएगा। उसके साथ साथ ताइवान पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और उधर रशिया भी यूक्रेन पर फुल पावर के साथ कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और बीच में अगर मोदी जी चाहे तो अफ़गानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक अखंड भारत का निर्माण भी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।